हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एम हाई क्लासेस फर्स्ट में। आज हम आपको कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम में। ठीक है, आपका टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, और आपके ये पेपर होगा आपका 60 नंबरों का। ठीक है, और आपको ये निर्देश पढ़ने हैं और समय का भी ध्यान रखना है और पढ़ना पूरा जल्दी जल्दी पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न में कुल 4 खंड है, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी करने हैं प्रश्न, आपको सारे प्रश्न करके आने हैं, कोई प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन मिलेंगे आपको। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। मानी जहाँ तक हो सके आपको पहला प्रश्न पहले करना है, दूसरा बाद में करना है। अगर आपको नहीं आए दूसरा प्रश्न तो आप प्रश्न नंबर 3 करके तीसरे का उत्तर भी पहले कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ये 10 नंबरों का है। ठीक है, इसमें आपका ये गद्यांश आएगा, मतलब ये पैराग्राफ आपको मिलेगा, इसको आपको पढ़ना है और इसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं पहले। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना, मरना, खून बहाना, तोप तलवार के समान न झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाने या बुद्ध की भांति ज्ञान व निर्वाण की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता है। वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, न ही खेतों में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के खाद डाले। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। ठीक है, आप इसको आपके समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार भी पढ़ सकते हो, 3 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि एक बार पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर पर आ जाओ। और ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आप कर दोगे, और कोई क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओ तो आप फिर से पैराग्राफ में जाके पैराग्राफ को पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गद्यांश के केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक का चयन कीजिए। ठीक है, इसका ये जो आपका पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा है, इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सच्ची वीरता, मानवीय त्याग, सांसारिक सुख, महान चरित्र। इसका आंसर होगा सच्ची वीरता। आप सबने भी यही सोचा होगा जरूर, है ना, क्योंकि वीरता के बारे में ही बताया गया है। वीरता ही वीरता की बात चली है पूरे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके विचार सबके विचार। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू भरकर आता है? सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में अधीर होने का गुण, युद्ध में जीत हासिल करने का कौशल, अपने लिए लाभ कमाने की प्रवृत्ति। ठीक है, आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आया आप ऑप्शन को दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में अधीर होने का गुण, युद्ध में जीत हासिल करने का कौशल, अपने लिए लाभ कमाने की प्रवृत्ति। तो इसमें आपको दिख रहा होगा पहला नंबर का आंसर आपका सही है, सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो आप, अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है?
तो गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत है भीतर से उपजी प्रेरणा। अगला प्रश्न देखो, काव्यांश में किस बात को न भूलने की सलाह दी गई है? कोई एक सलाह लिखिए। उत्तर है निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूलने की सलाह दी गई है। ये सारे उत्तर पैराग्राफ के अंदर ही है ना, आप पैराग्राफों में जाके देख भी सकते हो। अगला प्रश्न घ का, काव्यांश में कवि भौतिक प्रगति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है? उत्तर है कवि भौतिक प्रगति के साथ नैतिकता, मानवता, चरित्र निर्माण, संस्कृति का सम्मान और प्राणियों के उपकार जैसे मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी अब ग्रामर के हिंदी व्याकरण के प्रश्न आएंगे। स्तंभ क के रेखांकित भाग को स्तंभ ख में दिए गए व्याकरणिक परिचय से सुमेलित कर दिए। मिलान वाले प्रश्न है ना। ये आपका स्तंभ क है और ये स्तंभ ख है ना। इसके नीचे देखो, बिलवासी जी ने झाड़ू वाले को 250 रुपये दिए। तीन ही है ना, तो इधर वालों से मिलाना है ना इनको। ये स्तंभ ख से मिलाना है इसको, स्तंभ क को। तो पहला है बिलवासी जी ने झाड़ू वाले को 250 रुपये दिए। दूसरा है बस तो फर्स्ट क्लास है जी। तीसरा है परंतु मैं उसे बंदूक काका कहा करता था, है ना। तो इसमें से बताना है कौन सा कर्म कारक का है। कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है। ये देखो, परंतु मैं उसे बंदूक काका कहा करता था, ये कर्म कारक है। ये बिलवासी जी ने झाड़ू वाले को 250 रुपये, ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें से 250 रुपये दिख रहे हैं ना, संख्या दिख रही है आपको, तो ये तो मिलाना आसान है। इसको तो आप सबसे पहले मिला दोगे, है ना। और बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये सर्वनाम है, उत्तम सर्वनाम। हाँ बच्चों, ये मैचिंग वाले हमने कर लिए थे। आगे देखो, सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। ये शब्द आपका सुमेलित, आपको पता होगा, पढ़ाया होगा सर ने कि उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, ठीक है। तो इसमें सुउपसर्ग है। अगला प्रश्न देखो, दार प्रत्यय का प्रयोग कर एक शब्द लिखिए। आपको ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो प्रत्यय है ये शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। तो आपने ईमान के दार लगा के ईमानदार बना दिया। आगे देखो, दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ लिखिए। चालाकी से समझ लेना अथवा परिस्थिति को समझ लेना, ये होता है इस मुहावरे का अर्थ। इसको आप याद कर लेना। आपको बहुत सारे प्रश्न है ना इस पेपर में से, ऐसे कैसे भी मिल सकते हैं। और आपकी किस्मत ने अगर साथ दिया ना, तो ये पेपर पूरा आपको ऐसे कैसा मिल सकता है। इसलिए इसको आप याद भी कर लें। मधुकर शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए, भौरा और भ्रमर। मधुकर भंवरे को कहते हैं, उसका एक नाम भंवरा होता है और एक भ्रमर होता है। अगला प्रश्न है, शीत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। शीत शब्द का विलोम शब्द है उष्ण। शीत में से ठंडा होता है और उष्ण में से गर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, माखन चुराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए।
तो माखन चुराने वाले को क्या कहते हैं? माखन चोर कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। इस लाइन में रूपक अलंकार है। ये लाइन तो आपने अपने उसमें सिलेबस में पढ़ी होगी। ये कृष्ण और सुदामा के लिए आई थी कि कृष्ण भगवान ने पानी और परात को हाथ से भी नहीं छुआ, अपने आंखों के पानी से ही सुदामा के अपने मित्र के पैर धो दिए थे। तो ये वहां से ली गई है ये लाइन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से वो पग धोए। तो इसमें अलंकार पूछे अपन को, तो हमने बता दिया इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। पन्ना के इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस जर्जर है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत वयोवृद्ध थी, यानी पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यह है जो बस से पूजा योग्य थी, उस पर सवार किया कैसे हुआ जा सकता था। इस पैराग्राफ में से प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में संकेतित नहीं की गई है? वयोवृद्ध, अनुभवी, पूजनीय, ये भी बताया गया बस के बारे में। वयोवृद्ध भी बताया गया पैराग्राफ में, अनुभवी और पूजनीय भी बताया गया। नई, नवेली व तेज ये नहीं बताया गया, क्योंकि ये तो अपोजिट हो गया। ये कैसे हो सकता है? जर्जर व ये भी बताया गया था ना। तो उत्तर है नई, नवेली व तेज। आगे देखो अगला प्रश्न देखो। लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य स्थान क्या था? गंतव्य मानी जहाँ जाना होता है उसको गंतव्य बोलते हैं। पन्ना, सतना, जबलपुर, रीवा, ये इसमें पैराग्राफ में बताया गया है। पन्ना से तो जाना था उनको, और वो जबलपुर जाना था। एक बार इस पैराग्राफ फिर से देखो ना। ये देखो, जबलपुर इसमें लिख रखा है, जबलपुर, जबलपुर है ना। तो ऐसे आप है ना पैराग्राफ में जा सकते हो आप उत्तर ढूंढने के लिए। आगे देखो। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने के लिए क्यों मना किया था? क्योंकि बस में बैठने की जगह कम थी, क्योंकि रास्ता सुनसान डरावना था, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर थी, क्योंकि बस का किराया बहुत अधिक था। तो पढ़ते समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बस पुरानी थी, बहुत जर्जर थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य, करुणा, संदेह, घृणा। इसमें व्यंग का भाव है, क्योंकि वो तो निर्जीव होती है ना बस, तो उसको कोई कष्ट थोड़ा ना होता है। तो ये व्यंग्य के रूप में बोला गया है। गद्य पाठों का आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपकी बुक में से है भाई। गद्य मानी जो आपके पाठ है ना, लेसन, उनमें से बाज और सांप में से कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको उत्तर भी आता होगा।
बाज और सांप पाठ में बाज अधिक समझदार प्रतीत होता है। वह साहसी, दूरदर्शी और आत्मविश्वासी है। वह कठिनाइयों से डरता नहीं, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखता है। इसके विपरीत सांप जो होता है ना, वो संकुचित विचारों वाला और भयभीत स्वभाव का है। इसलिए बाज का चरित्र अधिक प्रभावशाली और समझदारी से पूर्ण लगता है। अगला प्रश्न देखो, मशीनी युग ने किताबों के हाथ काट दिए। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पंक्ति का अर्थ है कि मशीनों के बढ़ते प्रयोग से बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है। पहले जो काम हाथों से किए जाते थे वे अब मशीनों से होने लगे हैं, इसलिए मजदूरों और कारीगरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। यहाँ हाथ काट दिए का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है, मतलब असली में किसी के हाथ नहीं काटे गए हैं। जो मशीन ने आ गई ना, तो काम करने वाले लोगों को काम मिलना कम हो गया, क्योंकि मशीन ने थोड़े समय में ज़्यादा काम कर देती है। इसलिए कहा गया है ये कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए, मतलब कितनों को जो काम मिलता था ना, वो अब नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखो, क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहता है? इसका उत्तर है, इस पाठ के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में कठिनाइयां और निराशाएं आती रहती हैं, परंतु हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। निराशा प्रगति में बाधा बनती है। आशावादी दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। मतलब आप मान लो किसी काम में आप सफल नहीं हुए एक बार में, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए, फिर से प्रयास करना चाहिए। क्या पता अगली बार सफल हो जाओ, तो ये मन में रखना चाहिए ना, निराश नहीं रखनी चाहिए, आस रखनी चाहिए कि मैं अगली बार सफल हो सकता हूँ, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। तो जो आस रखता है वो एक न एक दिन जरूर सफल होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में देने हैं। ये भी आपके बुक में से आए हैं, आपके पाठों में से आए हैं, तो ये बड़े वाले प्रश्न है ना, इसके नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। 30-40 शब्दों में देने हैं। पहले छोटे प्रश्न आए थे, बड़े प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न देखो, पुदुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किस घटना से आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव लिखिए। आपने पाठ पढ़ा होगा, तो उसमें गांव है ना पुदुकोट्टई, वहाँ की महिलाओं पर साइकिल का प्रभाव हुआ था। तो उस तरीके से आपको बताना है कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटना है जिससे आपके जीवन में कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव कोई बदलाव, कोई चेंज हुआ। तो इसका उत्तर अलग हो सकता है सब बच्चों का, जरूरी नहीं आप यही वाला उत्तर लिखो, है ना। आप अपना भी लिख सकते हो जो जिस घटना से आपके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंजमेंट आया हो, सकारात्मक बदलाव आया हो। मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव तब आया जब मैंने नियमित रूप से समय सारणी बनाकर पढ़ाई शुरू की। पहले मैं समय व्यर्थ करता था, जिससे परिणाम अच्छे नहीं आते थे। अनुशासन अपनाने से मेरे अंक बढ़े, यानी नंबर बढ़े, मार्क्स बढ़े पढ़ाई में। आत्मविश्वास मजबूत हुआ और लक्ष्य के प्रति गंभीरता आई। आप इसकी जगह अपने जीवन का अनुभव भी लिख सकते हो ना, जिसमें कोई सकारात्मक बदलाव आया हो। इस बच्चे ने अपना लिख दिया कि भाई मैंने समय सारणी बना के पढ़ाई करी तो मेरे नंबर बढ़े। अगला देखो, बिलवासी मित्र ने जिस प्रकार झाड़ूलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार में वह सही था या गलत? कारण सहित उत्तर लिखना है। उत्तर, मेरे विचार में बिलवासी मित्र का व्यवहार बिल्कुल सही था। उसने मानवता, सहानुभूति और उदारता का परिचय दिया। जरूरतमंद की सहायता करना श्रेष्ठ गुण है। उसने बिना स्वार्थ सहायता की, जिससे उसका संवेदनशील और दयालु चरित्र प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए गए? उत्तर है, वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जीवन का पूर्वज माना है और उनका तर्क है जल इन दोनों तत्वों से मिलकर बनता है और जल से ही जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है, इसलिए ये तत्व जीवन के मूल आधार माने जाते हैं। समझ में आ गया होगा, जो जिसने पढ़ाई करी है, जिसने पढ़ाई नहीं करी वो समझ लो इसको, है ना। एक बार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, है ना। फिर से देखो,
वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जीवन का पूर्वज माना है। किसने कहा का आंसर तो हो गया कि वैज्ञानिकों ने माना। और क्यों माना? क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा जो पानी है ना, जल, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, इसलिए जल को ही जीवन की उत्पत्ति माना है ना। इसलिए ये जो तत्व हैं दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जीवन के मूल आधार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित पद्यांश को, पद्यांश यानी पोयम, कविता, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है, कविता का अंश है पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। प्रश्न देखो, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं, काव्यांश के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होती है? पेड़ पौधों पर, पक्षी और बादल पर, पानी और पहाड़ पर, मनुष्य और पेड़ों पर, पक्षी और बादल पर। क्योंकि पेड़ पौधे भी नहीं चल सकते है ना, पानी और पहाड़ भी नहीं चल सकते, मनुष्य तो चल सकता है लेकिन इस ऑप्शन में पेड़ नहीं चल सकते, तो ये वाला ऑप्शन सही है ना। पक्षी और बादल, पक्षी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बादल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए ये जो पंक्ति है ना, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं, वो पक्षी और बादल पर लागू होती है। चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक है? प्राकृतिक संदेशों का। चिट्ठियां शब्द कविता में प्राकृतिक संदेशों का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखो, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं, में बांटते हैं का क्या अर्थ है? बांटते हैं का अर्थ है वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं। पहले वाला ऑप्शन ही आपका सही है। आगे का प्रश्न देखिए, पद्यांश में निहित मूल शिक्षा है। जो हमने पद्यांश पढ़ा था अभी, उसमें उसका मूल भाव क्या है, उसका मूल संदेश, मूल शिक्षा क्या है? प्रेम संदेश, प्रकृति आदर, मानवीय एकता, वैश्विक बंधुत्व है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही, वैश्विक बंधुत्व। वैसे प्रकृति के आदर की भी बात कही गई है, लेकिन मेन जो बात है ना इसमें, वो जो है वो वैश्विक बंधुत्व की बात कही गई है। जो ज़्यादा सही होता है ना वो आंसर हमें बताना पड़ता है। कई बार दो आंसर ऐसे होते हैं जिसमें एक थोड़ा सही होता है, एक ज़्यादा सही होता है, तो ज़्यादा सही वाला हमें बताना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से दो ही प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं ना, और प्रश्न कितने हैं? 3 प्रश्न है ना, इनमें से एक का हमें नहीं देना, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ में कई बार है ना बच्चे ये वाली बात ढंग से नहीं पढ़ते, ऊपर वाली ये बात, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों है ना, तो 3 करके आ जाते हैं, उसके नंबर नहीं मिलते, नंबर आपको 2 ही प्रश्नों के मिलेंगे। तो ये आपको एक एक बात है ना पेपर की ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो 3 प्रश्न है इसमें, आपको 2 के उत्तर देने हैं। उत्तर आप तीनों को देख लो। कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में, कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है? इसका उत्तर है कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया है जो स्वतंत्रता प्रेमी, निडर, त्यागी और देशभक्त होते हैं। वे लोग सांसारिक सुख सुविधाओं की चिंता नहीं करते और अपने आदर्शों के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। कबीर ने अपने दोहे में तलवार और म्यान का प्रयोग
किसके प्रतीक रूप में किया है? प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग हुआ है तलवार और म्यान का। कबीर ने तलवार को ज्ञान और गुण का प्रतीक माना है तथा म्यान को बाहरी रूप या शरीर का प्रतीक बताया है। ठीक है, क्योंकि तलवार म्यान के अंदर रहती है ना, तो ज्ञान और गुण भी है ना शरीर के अंदर रहते हैं, आदमी के शरीर के अंदर। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में ज्ञान और गुणों को तलवार बताया गया है और ये शरीर है ना, बाहरी शरीर, उसको म्यान बताया गया है। उसका संदेश है कि व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और गुणों से आंकना चाहिए, न कि उसके बाहरी रूप से। दुआ पढ़ा होगा आपने, मोल कीजिए तलवार को, पड़ी रहने दीजिए म्यान है। मतलब आदमी के गुण देखो आप, बाहरी रूप रंग मत देखो। अगला प्रश्न देखो, कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संबंध में क्या क्या प्रश्न करते हैं? उत्तर है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी, कब वह बलराम जैसी लंबी और सुंदर बनेगी। वे जानना चाहते हैं कि उनकी चोटी छोटी क्यों है और उसे बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। याद आया, पाठ में आया था। अगला प्रश्न देखो, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में देने हैं। कविता में से है ना, जो आपने कविता पढ़ी है ना अपने सिलेबस में, वो उनको बोलते हैं पद्य पाठ। देखो पद्य पाठ, जो कविताएं पढ़ी है, जो पोएम पढ़ी है ना हिंदी की किताब में, उसमें से है प्रश्न। मनुष्य के आचरण में कौन से दोष है जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं? कबीर ने दोहों के संदर्भ में स्पष्ट करिए। कबीर के दोहों का दर्पण बताना है कि मनुष्य के अंदर जो दोष है ना, जो दूसरे से दुश्मन बना देते हैं, दूसरे को विरुद्ध बना देते हैं। उत्तर है, कबीर के अनुसार अहंकार, कटुवचन, अहंकार मानी घमंड, कटुवचन मानी जो गाली गलौच, दूसरों को बुरा लगने वाले जो शब्द होते हैं वो कटुवचन कहलाते हैं, कड़वे वचन। तो कबीर के अनुसार अहंकार है घमंड, अहंकार मानी घमंड, कटुवचन यानी कड़वे वचन, बुरे वचन, दिखावा और दूसरों की निंदा करना मानी बुराई करना, ऐसे दोष है जो मनुष्य को सबका विरोधी बना देते हैं। मधुर वाणी, ये अच्छे गुण देखो। विनम्र व्यवहार से ही प्रेम और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। जिसकी मधुर वाणी मानी मीठी बोली, जो अच्छा बोलता है और जो विनम्र व्यवहार करता है, घमंड नहीं दिखाता है ना। और जो प्रेम और सम्मान, सबसे बच्चों से, छोटों से प्रेम से बात करता है, बड़ों से सम्मान से बात करता है, आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है ना, उससे ही आपको सम्मान मिलता है। आगे देखो, कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? अपने विचार लिखिए। 35 शब्दों में लिखना है। कृष्ण ने सुदामा की सहायता गुप्त रूप से इसलिए की ताकि उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। वे सच्चे मित्र थे और मित्रता में दिखावा नहीं चाहते थे। उन्होंने बिना बताए सहायता करी, है ना। सच्ची मित्रता और उदारता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब हाथ से थोड़ा ना दिया था कृष्ण भगवान ने सुदामा को, ले भाई मैं तो नहीं इतना धन दूं, नहीं दिया था ना। सुदामा ने घर जाके देखा, तब सुदामा को पता चला कि देखो भगवान ने तो मेरे टूटी झोपड़ी की जगह महल बना दिया और धन दौलत सब कुछ दे दिया। अगला प्रश्न देखो, यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उसे अनूठा पुत्र क्यों कहती है? गोपियां ने शिकायत करी थी ना यशोदा से कृष्ण की, तब अनूठा पुत्र बताया था। उत्तर देखो, 35 शब्दों में देना है। गोपी कृष्ण को अनूठा पुत्र इसलिए कहती हैं क्योंकि वह बहुत चंचल, नटखट, शरारती थे। वे माखन चुरा लेते और सबको परेशान करते, फिर भी उनकी मधुर मुस्कान सबका मन मोह लेती थी, बुरे नहीं लगते थे, इसलिए अनूठा पुत्र कहा।
आगे देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। लेटर, पत्र। तो आपको ऑप्शन मिले हैं, इसमें से कोई एक विषय पर आपको लिखना है। पहला तो विषय दिया आपको नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु पत्र। ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना, इसमें दूसरा ऑप्शन दे नहीं रखा है। ऐसे भी आ सकता है आपको ऑप्शन में पत्र है ना, जो लेटर है, पत्र है, उसके साथ स्टोरी मिल जाए, तो आपको उसमें से एक करना है। पत्र देखो, कौन से विषय पर पत्र लिखने के लिए बोला है? नगर निगम के अधिकारी को स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु पत्र। उत्तर है प्रेषक। पत्र में सबसे पहले इस दिशा में भेजने वाले का नाम, प्रेषक मानी भेजने वाला होता है। आपको या तो प्रश्न में दे देंगे आपको आपका ये नाम है ना, नहीं फिर आप कोई भी नाम लिख के आ सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्न में मिलेगा 99% कि आपका ये नाम है ऋतिक कुमार। तो आप लिख देना ऋतिक कुमार, गली नंबर 5, श्याम नगर, शहर। पता आप कोई भी लिख सकते हो, प्रश्न में अगर पता मिल गया तो प्रश्न वाला ही पता लिखना है, ठीक है। दिनांक लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं सेवा में। हमें प्रश्न में बताया गया था ना कि किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी को लिखना है, तो हमें नगर निगम अधिकारी, सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय, नगर निगम, ये देखो प्रश्न में बता रखा है नगर निगम अधिकारी को लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय, नगर निगम। विषय लिखते हैं उसके बाद पत्र में, खराब स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु निवेदन। ये भी हमें प्रश्न में से मिल जाएगा, विषय भी प्रश्न की सहायता से लिखा जा सकता है पत्र। बस तरीका आना चाहिए किधर क्या लिखना है ना। सबसे पहले इस साइड में भेजने वाले का नाम, एड्रेस, दिनांक, फिर सेवा में, ये प्रश्न में मिल जाती है सारी चीज़ें, आप लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि किस साइड में क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। तो फिर विषय लिखते हैं, उसके बाद में पत्र लिखते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि, इतना तो सभी पत्रों में सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रश्न में हमें बता रखा है वो हमें लिखना है। हमारे मोहल्ले की सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब है, शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे दुर्घटना और चोरी का खतरा बढ़ जाता है। विद्यार्थियों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी होती है, अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही लाइटें ठीक करवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। भवदीय ऋतिक कुमार, ऊपर ही ऊपर क्या था, ऋतिक कुमार। लास्ट में भी लिखेंगे ऋतिक, जो भी नाम दिया ना हमें भेजने वाले का। ये देखो ऑप्शन में दूसरी चीज ये बताई गई है, मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। इन दोनों में से एक लिखना था आपको, तो आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप ऋतिक कुमार लिखोगे, जैसे पहले वाले पत्र में लिखा था आपने। फिर पता लिखोगे, दिनांक लिखोगे। प्रिय मित्र आदित्य, आपको प्रश्न में या तो मित्र का नाम मिल जाएगा, अगर नाम मिल गया तो आप वही नाम लिखोगे आदित्य, नहीं मिले तो आप अपने मित्र का, दोस्त का नाम लिख सकते हो, फ्रेंड का। सप्रेम नमस्कार, यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुम्हें विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी मेहनत, आत्मविश्वास और स्पष्ट अभिव्यक्ति का यह परिणाम है। मुझे तुम पर गर्व है, आशा है कि तुम आगे भी इसी प्रकार परिश्रम करते रहोगे और नई सफलताएं प्राप्त करोगे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र ऋतिक। अगला प्रश्न देखो,
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। 80 से 100 शब्दों का मतलब है कि 80 शब्दों का भी हो सकता है, 90 शब्दों का भी हो सकता है, 100 शब्दों का भी हो सकता है। 80 से 100 के बीच में आपके शब्द कितने भी हो सकते हैं, 80 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो विषय है अनुच्छेद माने निबंध होता है ना। सच्ची मित्रता, एक पर लिखना है अपन को, क पर दे रखा है सच्ची मित्रता, दूसरा पर मेरी यादगार रेल यात्रा। तो कोई से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप दोनों का देख लो, दोनों इंपॉर्टेंट विषय है ना, क्या पता परीक्षा में इसमें से ही कोई साथ जाए। सच्ची मित्रता का महत्व, सच्ची मित्रता जीवन की अनमोल निधि है। निधि मानी धन। सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देता है और सही मार्ग दिखाता है। वह हमारे दोषों को बताकर सुधारने में मदद करता है तथा सफलता पर हर्ष और असफलता में साहस देता है। जब हम सफल होते हैं तो वो खुश होता है, हमारा सच्चा मित्र अगर कोई है, और जब असफलता यदि हो गई तो वो हिम्मत देता है सच्चा मित्र। सच्ची मित्रता विश्वास, त्याग और समर्पण पर आधारित होती है। ठीक है, सच्चा मित्र जो होता है उस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वासी होता है वो। तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं सच्चे मित्र में? विश्वास, त्याग और समर्पण पर आधारित होती है। ऐसा मित्र कभी स्वार्थ नहीं रखता और हर परिस्थिति में साथ निभाता है। जीवन की कठिन राहें सच्चे मित्र के साथ सरल और सुखद बन जाती हैं। इसलिए हमें सच्ची मित्रता को संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा विषय क्या दिया है हमें? मेरी यादगार रेल यात्रा। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, इसका उत्तर देखो, मेरी ये जो ऑप्शन है ना, ये जो क्वेश्चन है, मेरी यादगार रेल यात्रा, तो ये उसके लिए ये लिख सकते हो आप। अपना भी कोई अनुभव लिख सकते हो, बाकी ये भी लिख सकते हो अपना कोई अनुभव आपका नहीं है रेल यात्रा करो। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मुझे परिवार के साथ रेल यात्रा का अवसर मिला। यह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही। रेल या ट्रेन की खिड़की से हरे भरे खेत, नदियाँ, पहाड़ों के दृश्य अत्यंत मनोहारी थे, यानी कि बहुत मन को अच्छे लगने वाले थे। स्टेशन पर मिलने वाले व्यंजन यानी जो खाने की चीज़ें मिलती हैं, और लोगों की चहल पहल भी आकर्षक लगी। यात्रा के दौरान परिवार के साथ बिताया समय आनंददायक रहा। इस यात्रा ने मुझे नए स्थानों और संस्कृतियों को देखने का अवसर दिया। इसलिए यह रेल यात्रा मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा बन गई। अविस्मरणीय मीन्स कभी ना भूले जाने वाली, जो हमेशा याद रहे। अगला प्रश्न देखो, इसी प्रश्न का ऑप्शन है ना, त्योहारों का देश। इस पर भी लिख सकते हो, किसी एक विषय पर लिखना था ना, तो इस पर भी भारत देख लो। आपको एक ही विषय पर लिखना है ना, प्रश्न अच्छे से पढ़ के, ध्यान से पढ़ के, बाकी आप याद तीनों विषय पर कर लो। त्योहारों का देश भारत। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर अनेक त्योहार मनाते हैं। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और बैसाखी जैसे त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, घरों को सजाते हैं। पर्व हमें अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। त्योहार हमारे जीवन में उत्साह और आनंद भर देते हैं।